एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर देखिए आप, मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं क्या है। यहां से ड्रॉप्स को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, इससे ड्रॉप्स को हर टी टाइम बाद छोड़ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल बाद, ठीक है ना। एक इससे जो प्लेलिस्ट के अंदर इससे जो पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसे जो पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन और जो मैं अभी ये करवा रहा हूं ये सिमिलर है बिल्कुल, बट दोनों में फर्क है, मतलब स्टेटमेंट सिमिलर लग रही है बट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क है और आंसर में भी फर्क है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर से ये जो फर्स्ट लाइन लिख रखी है तो सेम ही है बिल्कुल ही, ठीक है ना। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है इनके क्वेश्चंस में, इन दोनों को सेम मान लेते हैं बच्चे बट सेम नहीं है, हल्का सा एक वर्ड का फर्क है स्टेटमेंट में भी और कॉन्सेप्ट में भी फर्क है और इसका आंसर में भी फर्क है, ठीक है ना। अब सुनो, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को एक मतलब ड्रॉप्स को छोड़ा जा रहा है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब मान लो टी, मान लो टाइम दे नहीं रखा कितना है, बट रेगुलर इंटरवल टी के बाद टाइम बाद छोड़ा जा, इस तरीके से ड्रॉप्स गिर रही हैं ऐसे, ठीक है, पता नहीं कितनी ड्रॉप्स नीचे जा चुकी हैं, इस तरीके से गिर रही हैं। अब ये कह रहा है कि जब एक ड्रॉप छूटने ही वाली थी, जब एक ड्रॉप ये वाली छूटने ही वाली थी, मतलब इसकी स्पीड 0 थी और ये वाली ड्रॉप छूटने ही वाली है, तो जो अगली 3 ड्रॉप्स हैं, अगली 3, तो इनकी आपस में डिस्टेंस का रेशियो बता दो आप। मतलब ये वाली जो ड्रॉप है ये इस वाली ड्रॉप से मतलब मान लो S1 डिस्टेंस पे है, ये वाला जो गैप है ये S1 है, इन दोनों के बीच का गैप है S2 और इनके बीच का गैप है S3, ठीक है। ये S1 रेशियो S2 रेशियो S3 बताना है। जो मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था प्लेलिस्ट में, जो इससे पहले क्वेश्चन दे रखा है वो अलग है, उसमें छत से डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है। उसमें यह पूछा गया था कि इन तीनों ड्रॉप्स का जो छत से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो बताओ, मतलब इसका S1 यहां से यहां तक था और S2 उसमें यहां से लेके यहां तक था और S3 यहां से लेके यहां तक था और इसमें आपस में है S1 इस वाली ड्रॉप और इस वाली ड्रॉप के बीच का गैप है, S2 इन दोनों के बीच का गैप है और S3 इन दोनों के बीच का गैप है और अब रेशियो बताना है। हाँ जी, फर्क समझ में आ गया होगा आपको। इसका आंसर तो सिंपल है, इसका तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। मैं इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं आपको कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। देखो याद रखिए, जब भी हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं ना ऊपर से, ठीक है ना, तो इस टाइम रेगुलर इंटरवल टाइम की वैल्यू कुछ भी मान लो आप, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो दे रखा है ना, टी टाइम बाद छोड़ रहे हैं, इस टाइम की वैल्यू आप चाहे 1 सेकंड मान लो, चाहे हाफ सेकंड मान लो, चाहे 2 सेकंड, चाहे 3 सेकंड, और सोल्व करके देखोगे ना आंसर सेम ही आएगा, इसलिए नहीं दे रखा। मतलब इस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की वैल्यू क्या है, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो जब इस पर डिपेंड ही नहीं करता तो इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो आप। इसकी वैल्यू मैं 1 सेकंड मान लेता हूं क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी इससे, मैंने 1 सेकंड मान लिया क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप 2 सेकंड लेके भी सोल्व करके देखो तो क्या आंसर वही आएगा। अब एक बात बताओ, 1 सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसने 5 मीटर ही होता है। ये रूल होता है कि जब भी किसी बॉडी को कितनी भी हाइट से छोड़ दो और वो चाहे कितने भी मास की क्यों ना हो, अगर उसको जस्ट रिलीज करते हैं ना यहाँ से, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल करती है, ठीक है ना, 5 मीटर ही करेगी, चाहे कुछ भी है मतलब हो जाए। और अगली 1 सेकंड में वो 15 मीटर ट्रैवल करती है और अगली 1 सेकंड में वो 25 मीटर ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5:15:25। आंसर इज 1:3:5। दिस इज द आंसर, ये आंसर है इसका। आंसर इज 1:3:5। मैंने टाइम 1 सेकंड मान लिया और पहली सेकंड में इसने 5 ट्रेवल किया, दूसरी में 15 और तीसरी में 25। आप इसको सोल्व करके तो रिजल्ट याद करना था और वो जो रिजल्ट हमारा याद किया हुआ काम आ गया और उस रिजल्ट से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जल्दी सोल्व हो गया हमारा, ठीक है। यस, डाउट है किसी के मन में? एक सेकंड करने का, आपको फिर से बोलना है, आप बोलो। सर जो आपने रूल बताया था कि जो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 5 मीटर होता है, फिर आगे +10 करते हैं, तो सर बॉडी के वेट पर डिपेंड नहीं करता आपकी, अगर मतलब बॉडी मास अगर मान लो एक तो लाइट से हो और एक हैवी हो तो? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला क्या बॉडी के वेट पे बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता क्या? एक्चुअल में सुन लो, अगर एयर हो ना तो मैटर करता है, सरफेस एरिया वगैरह सारी चीजें मैटर कर जाती हैं, बट ये सारे एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में हो रहे हैं। वैक्यूम में अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो बॉडी के वेट पे मास पे डिपेंड नहीं करता। न्यूटन ने बकायदा ये चीज करके बताई थी, उसने एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया था और उस बड़े बॉक्स में से एयर बाहर निकाल दी थी, मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। और उसने क्या किया, एक तो लाइट वेट का मतलब जैसे कि एक मतलब एक बड़ा पेज मान लो, पेज टाइप से, ठीक है ना। इसके अंदर उसने क्या किया कि एक जैसे कि कॉपी का जो पेपर होता है वो ले लिया, एक कॉइन ले लिया, ठीक है ना, और उस कॉइन को छोड़ दिया। नो डाउट कॉइन नीचे जल्दी आना चाहिए था, बट उसने देखा कि वो दोनों इकट्ठे ही नीचे आ रहे हैं। यानी कि एयर के केस में क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस का चक्कर होता है।
एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है मोशन को, तो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग जाता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और कॉइन का सरफेस एरिया कम है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ये चक्कर पड़ता है एयर अगर हो तो। अगर एयर नहीं है तो इकट्ठे ही आएंगे, पक्का है। अगर एयर ना हो तो, अगर वैक्यूम हो तो कभी भी मास पे वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा ही, चाहे उसका सरफेस एरिया बड़ा हो चाहे सरफेस एरिया छोटा हो, चाहे उसका मास कम हो ज़्यादा हो, कितना भी हैवी मास क्यों ना हो और कितना भी हल्का मास क्यों ना हो, वो इकट्ठे ही आते हैं। ये वाली चीज़ बाकायदा न्यूटन ने प्रूव की थी विद द एक्सपेरिमेंट, एंड हमें मानना पड़ेगा इस बात को। हाँ जी कनिका, क्लियर आपको ये क्वेश्चन, ये बात? ओके, अब बताओ और कोई डाउट? और कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के माइंड में? ठीक है, फिर ये इसका सॉल्यूशन यही रहेगा।